करण अपने फ़ोन पर मैसेज देखते हुए बोला, मुझे जाना होगा। भले ही वो धीरे से बोला था, लेकिन सिया को साफ सुनाई दिया। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। करण ने जब उसकी नज़रें खुद पर महसूस की, तो अपना फ़ोन बंद किया और अपनी पॉकेट में डाल दिया। वो सुकून की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, अब घर चलो। सुकून जिद करते हुए बोली, डैड कुछ देर और रुक जाइए ना। करण ने उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, नहीं प्रिंसेस, अब हमें चलना होगा। सिया ध्यान से करण को देख रही थी, जिसके चेहरे पर काफी गंभीरता दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में कोई बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। सुकून कुछ बोलती उससे पहले ही उसने सुकून को अपनी गोद में लिया और बोली, नहीं प्रिंसेस, अगर डैड घर चलने के लिए कह रहे हैं तो प्लीज घर चलो। डैड को जरूरी काम हो सकता है ना। उसकी बात सुनकर सुकून ने करण की तरफ देखा और बोली, आपको जरूरी काम है डैड। करण ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सुकून ने उसकी तरफ अपनी बाहें बढ़ाई। करण उसके करीब हुआ। सुकून उसके गाल को चूमते हुए बोली, मैं आपकी बात ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है डैड। बोलते हुए वो उससे अलग हुई और बड़े प्यार से बोली, चलिए घर चलते हैं। करण ने एक नज़र सुकून को देखा और फिर सिया को। कितनी आसानी से सुकून सिया की बात मान गई। उसे इस बात पर अच्छा भी लगा और एक अजीब सी जलन भी हुई। और दूसरी तरफ दिमाग, जो सिया को गलत समझ रहा था, उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। इस वक्त वो काफ़ी मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ सिया को देखने लगा। सिया सुकून को लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। करण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सानिया जी और कबीर जी पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि दोनों को वक्त पर दवाइयाँ लेनी होती थी और सोना होता था। सुकून सिया की गोद में बैठी थी और करण ड्राइव कर रहा था। सुकून सिया की गोद में बैठी बैठी ही सो गई और सिया को भी नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में सुकून और सिया दोनों एक दूसरे के सिर पर सिर रखकर सो रही थी। करण ने ड्राइविंग करते हुए उनकी तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और अगले ही पल एक दर्द भी झलकने लगा। उसे बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर आया। उसने पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सुकून को अपनी गोद में लिया और फिर उसे जल्दी से उसके रूम में सुलाकर आया। सुकून को उसके रूम में सुलाने के बाद करण वापस बाहर आया, क्योंकि वो जानता था कि सिया अभी भी गाड़ी में सो रही होगी। इतने दिनों में उसने सिया को इतना तो जान ही लिया था कि सिया की नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती थी। उसने सिया को भी अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे में आया। उसने आराम से सिया को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर से हटने लगा, लेकिन सिया ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए मिस्टर लूसीफर, आपकी आदत हो गई है। न जाने सिया नींद में बोली या यूं ही, लेकिन उसकी बात सुनकर करण का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसे कल सुबह ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था, जहाँ पर वो शख्स था जो सिया से जुड़ा था और जिसकी वजह से करण के दिल में सिया के लिए नफरत थी। उसने सिया के हाथ अपनी गर्दन से हटाने चाहे, लेकिन सिया ने बहुत ज़्यादा कसकर अपने हाथों को बांधा हुआ था। मजबूरन करण को उसकी बगल में ही लेटना पड़ा। उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे थे और बिना कपड़े उतारे उसे नींद नहीं आती थी। उसने सिया की तरफ देखा, जिसका खूबसूरत सा चेहरा डिम लाइट में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। करण ने एक बार फिर से उससे अलग होने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाया और उसके बिल्कुल करीब हो गया। उसकी आंखें बार बार सिया के चेहरे, उसके होंठ और उसकी गर्दन पर जा रही थी। मदहोशी से सिया को देखते हुए करण उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब अपने होंठ को लाकर उसे हल्का हल्का चूमने लगा। सिया हल्का सा नींद में कसपसाने लगी। करण ने खुद को रोका और उससे थोड़ा अलग हो गया। अगले ही पल सिया ने उसके कंधे से अपने हाथ लेकर जाते हुए उसकी पीठ पर रख दिए और अपना सर भी उसके सीने से लगा लिया। अब एक बार फिर से सिया की गर्दन करण के होंठों के बिल्कुल करीब थी। करण ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर से उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। नींद में भी सिया को हल्की हल्की गुदगुदी होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी, लेकिन उसने अपनी आंखों को नहीं खोला, क्योंकि वो करण की बेचैनी और बेसब्री दोनों को ही महसूस कर रही थी। जब से ही सिया वापस करण के पास आई थी, तब से ही करण और किसी के पास नहीं गया था। शायद यही कारण था कि करण को अपनी फिजिकल नीड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिया के पास वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स के लिए ही आया था,
बल्कि वो उससे दूर रहने की कोशिश करते हुए भी उससे दूर नहीं रह पा रहा था और लगातार उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसके वो हार्ड लिप्स सिया को अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन पर महसूस हो रहे थे और इस वजह से उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। करण धीरे धीरे उसे गर्दन से नीचे चूमने लगा। उसने अपना चेहरा उठाकर सिया की तरफ देखा। पिंक कलर का ब्लाउज और उसकी फिटिंग की वजह से सिया का फिगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। करण के होंठ सूखने लगे। एक बार फिर से खुद को कंट्रोल कर करण ने अपने होंठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और सिया से अलग होने लगा, लेकिन सिया ने उसका हाथ थाम लिया। करण ने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। करण कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और अचानक ही बेहद ज्यादा बेसब्र और शिद्दत से वो दोबारा उसकी गर्दन को चूमने लगा। करण उसके चेहरे पर आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जब जाग रही हो तो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? उसकी बात सुनकर सिया के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। लेकिन बड़ी गहरी आवाज में वो बोली, अगर आंखें खुली तो भ्रम टूट जाएगा कि हम दोनों के बीच सब ठीक है। वो पल जो महसूस हो रहे हैं वो या तो जरूरत बन जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। उसकी बात सुनकर करण ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ना जाने क्यों, जाने का सोच कर ही उसे अजीब सा लगने लगा था। वो जानता था वो जिस वजह से जा रहा है और वो जानता था कि जब वो वापस आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। शायद इसी डर ने उसके एहसासों को हवा दे दी थी। वो सिया से अलग हुआ और तकिए पर अपना सिर रखकर लेट गया। उसे खुद से दूर जाते महसूस कर सिया की आंखें नम हो गईं। वो जो बिल्कुल नहीं चाहती थी वही हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और करवट लेकर करण के ऊपर झुकी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। सिया उसे देखते हुए बोली, मैं बीवी हूँ आपकी। करण तुरंत से बोला, पर मैं नहीं मानता, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस हो। सिया फीका सा मुस्कुराई और बोली, वो मिस्ट्रेस जिसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में भी आपको डर लगता है? करण उसे देखते हुए बोला, डर नहीं लगता, बस तुम्हारे करीब आने का मन नहीं है। सिया फिर से मुस्कुराकर बोली, अगर मन नहीं होता तो यूं बेसब्र नहीं होते, खुद को बहुत पहले रोक चुके होते। मेरे हाथ थामने को मेरी इजाजत समझकर दोबारा मेरे करीब नहीं आते। पर इतना बता दीजिए, जब मन में इतना सब कुछ है तो होठों पर नफरत के बोल क्यों? करण ने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली और बोला, क्योंकि नफरत के लायक हो तुम। सिया तड़प कर बोली, लेकिन मुझे प्यार चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर करण का दिल भी तड़प उठा। वो वहां से उठते हुए बोला, मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बोलकर वो उठता उससे पहले ही सिया ने एक बार फिर से उसका हाथ थाम लिया और बोली, मेरी तरफ से अधूरा रिश्ता कब का पूरा हो चुका। अब मुझे अधूरा प्यार नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो, प्लीज। करण का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने पलटकर सिया की तरफ देखा और एक पल के लिए देखता ही रह गया। उसका वो सियानी सा चेहरा इस वक्त प्यार के रंगों से डूब रहा था। करण के लिए जो तड़प वो महसूस कर रही थी वो उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सिया अपनी जगह से ऊपर उठी और करण के करीब हुई। करण उससे दूर नहीं हुआ। सिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे देखते हुए बोली, अब बेशक मत कीजिए मुझे प्यार, मत मानिए मुझे अपनी बीवी, पर मैं तो आपको अपना सब कुछ मान चुकी। बोलकर उसने करण के माथे पर अपने होंठ रख दिए और उसके बाद उसके होंठों पर वो उसे चूम रही थी और करण खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही पलों बाद उसके हाथ सिया की कमर पर अपने हाथ रख दिए और धीरे धीरे वो सिया को बेड पर लेकर नीचे झुकने लगा। सिया उसे किस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करण उस पर हावी होने लगा था। कुछ ही देर बाद करण पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था और सिया उसके प्यार के रंग में रंगी हुई थी। पूरे कमरे में सिया की हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही थी और दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। सुबह होने तक सिया और करण दोनों यूं ही एक दूसरे से अंगड़ाइयों की तरह चिपके हुए थे और उनके बीच का प्यार गहराता जा रहा था। सुबह होते होते दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट कर सो गए। लेकिन जैसी सिया गहरी नींद में गई, करण ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। दोनों इस वक्त ब्लैंकेट में थे और दोनों ही एक दूसरे का आवरण बने हुए थे। करण सिया की तरफ देखते हुए बोला, नफरत थी मुझे तुमसे, लेकिन उससे पहले मोहब्बत थी। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या रिश्ता है हमारा, नफरत का, मोहब्बत का या तड़प का। बोलकर वो कुछ पल यूं ही सिया को देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर उससे अलग हुआ। वो बाथरूम गया और कुछ ही देर बाद एक बाथरोब पहनकर बाहर आया।
उसने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप किया। वो मैसेज सिया के फ़ोन पर फ्लैश हुआ। करण ने सिया की तरफ देखा और उसके करीब आया। वो उसे देखते हुए बोला, तुम मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अब सिर्फ नफरत हो। जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। अब हर एक गलती की सज़ा होगी। मेरी गलती की सज़ा मुझे मिलेगी और तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें। बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सप्रेशन थे। कुछ पल यूं ही सिया को देखते रहने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। अपनी गाड़ी में बैठकर वो शहर से बाहर की तरफ आया, जहाँ पर उसका प्राइवेट जेट रेडी था। सिया की नींद खुली और उसने अपनी आंखें खोलकर अपनी बगल में देखा, जहाँ करण नहीं था। उसे कल रात के पल याद आए। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। कल दोनों पूरी तरह से होश में थे और होश में रहते हुए दोनों इंटीमेट हुए थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था और दोनों के ही दिल में एक तड़प जाहिर हो रही थी। उन सब बातों को याद करते हुए उसके होठों की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई और वो शर्माने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था। उसने खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि किसी भी वक्त करण बाथरूम से बाहर आ सकता है, तो उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बेड से उठी। अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए वो बाथरूम के पास आई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं, बल्कि हल्का सा खुला है। उसने दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ झाँक कर देखा, लेकिन अंदर से ना ही कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे करण अंदर होगा। वो अंदर आई और उसकी आंखें करण को ढूंढने लगीं, लेकिन अंदर करण नहीं था। वो बाहर आई और बोली, शायद मिस्टर लूसीफर जिम एरिया में होंगे। जब तक वो आते हैं तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। बोलकर वो अपने क्लोजेट की तरफ आई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शावर लेकर वो बाथरूम से बाहर आई और बाहर आकर एक बार फिर से उसका चेहरा मायूस हो गया, क्योंकि अभी तक करण रूम में नहीं आया था। मिरर के सामने आकर वो रेडी होने लगी। हर एक बीतते पल के साथ उसका इंतजार भी बढ़ता जा रहा था और उसकी बेचैनी भी। ना जाने क्यों उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। शायद आंखों को करण को देखने की तलब थी, या फिर दिल उन बातों से परेशान था जो अब होने को थी। तैयार होने के बाद वो रूम के बाहर आई। उसके कदम खुद ब खुद जिम एरिया की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और नीचे हॉल में चली गई, जहाँ सुकून सानिया जी के साथ थी। सिया को देखकर ही सुकून का चेहरा खिल गया। वो भागती हुई उसके पास आई। सुकून सिया की तरफ देखते हुए बोली, डैड कहाँ है सिया? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? सिया ने मुस्कुराकर उसके गाल को चूमा और बोली, आपके डैड अभी आ जाएंगे। चलिए तब तक आप ब्रेकफास्ट कीजिए। बोलकर वो सुकून को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई और उसे ब्रेकफास्ट करवाने लगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी भी करण नीचे नहीं आया और ना ही जिम एरिया से बाहर निकला। सुकून को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद सिया ने सानिया जी को उसका ध्यान रखने का बोला और खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जिम एरिया की तरफ आई। जिम एरिया में आकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए, क्योंकि करण वहाँ पर नहीं था। अब उसे कुछ अजीब लगने लगा। वो नीचे आई और सानिया जी और कबीर जी से करण के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपना सर नामे हिला दिया, क्योंकि उन्हें भी करण के कहीं जाने के बारे में कुछ नहीं पता था। सुकून बार बार करण के बारे में पूछने लगी थी, लेकिन सिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसे एक बार फिर से टॉयज में उलझाकर सिया अपने रूम में आई और अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं मिस्टर लूसीफर को कॉल करूं? ऐसे कैसे वो बिना बताए कहीं जा सकते हैं? बोलते हुए उसने अपने फ़ोन को अनलॉक किया। सामने ही करण के नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसने झट से मैसेज ओपन करके देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उस मैसेज को पढ़ते हुए ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैसेज में लिखा था, कल जो हुआ उसके लिए अपने दिल में कोई गलतफहमी मत पाल लेना। जो हुआ वो होना बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन हर इंसान को अपनी ज़रूरत होती है और ज़रूरत पूरी करने के लिए इंसान सामने वाले इंसान को नहीं देखता। बस कल भी कुछ यूं ही हुआ। तुमसे नफरत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी, और अब तो शायद और भी ज़्यादा होगी। बहुत सवाल है ना तुम्हारे दिल में। बहुत जल्दी उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें। 2 दिन है तुम्हारे पास। सुकून को आदत है तुम्हारी, लेकिन अब इन 2 दिनों में तुम्हें उससे अपनी आदत छुड़वानी होगी, क्योंकि 2 दिन बाद तुम मेरी और सुकून की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी।
तब तक जिस गलतफहमी में रहना है रह लो। उसके बाद मेरी जिंदगी और मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। उस मैसेज को पढ़ने के बाद सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। एक बार फिर से करण ने उन दोनों के बीच जो हुआ उसे गलती का नाम दिया था, जबकि कल सिया जिस करण को महसूस कर रही थी उसमें उसे सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। करण जिस तरह से उसके करीब था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे वो सिर्फ उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा हो और 2 दिन बाद वो सिया को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। यह बात तो सिया को और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो उस मैसेज को देखते हुए बोली, क्यों मिस्टर लूसीफर, आप हमेशा वही बात करते हैं जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाती है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मेरी गलती क्या है? अगर आप मुझे मेरी गलती नहीं बताएंगे तो मुझे समझ कैसे आएगा कि आखिर बात क्या है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको मुझसे नफरत हो। एक छोटी सी गलत फहमी थी, उसके लिए कोई भी किसी से इतनी नफरत तो नहीं कर सकता। तो फिर क्यों आप बार बार मुझसे ये बोलते हैं कि आप मुझसे सिर्फ नफरत करते हैं और कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, जबकि जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ तो अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आता है। आप जो मर्जी कहिए, लेकिन ना मैं आपको छोड़कर जाऊंगी और ना ही सुकून को। आपको मुझसे प्यार है और मेरे लिए सिर्फ यही सच है। बाकी की कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। बोलते हुए उसके चेहरे पर करण के लिए नाराजगी भी जाहिर हो रही थी। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जो दोबारा लॉक हो चुका था। उसने उसे अनलॉक किया और उसमें एक मैसेज टाइप करने लगी। उसने उस मैसेज में लिखा, मिस्टर लूसीफर, आप भी कमाल करते हैं। 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और बताया भी नहीं। और जब बताया तो इस तरीके से कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर गुस्सा करूं या आपकी बात पर हंसूं। नफरत जिससे होती है उसके आसपास रहना भी बर्दाश्त नहीं होता। और आप तो अब मेरे अंदर ही बस चुके हैं। बंद कीजिए फालतू बातें और जल्दी से वापस आ जाइए। मैं और सुकून दोनों ही आपको बहुत मिस करेंगे। बोलकर उसने किस की इमोजी भी ऐड की और मैसेज करण को सेंड कर दिया। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी भी थी। उसने उस फोन को अपने सीने से लगाया और बोली, नहीं जाना मुझे आपसे दूर मिस्टर लूसीफर। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। करण ने जैसा बोला था वैसा तो उसे कुछ भी नहीं करना था। बस उसे सुकून को और सानिया जी और कबीर को संभालना था। शाम का वक्त हो चुका था। सिया सुकून के साथ बाहर गार्डन एरिया में थी। सुकून कब से करण का इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी, जो सिया अच्छी तरह से समझ पा रही थी। उसने सानिया जी और कबीर जी को तो बता दिया था कि करण काम के सिलसिले में बाहर गया है, पर सुकून को बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुकून उसके पास आई और बोली, सिया, डैड कब आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। मैंने उनको कितनी बार कॉल भी लगा लिया, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। ऐसा तो वो सिर्फ तब करते हैं जब वो वहाँ जाते हैं। उसकी बात सुनकर सिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, आप कहाँ जाने की बात कर रही हो सुकून? सुकून बड़ी मासूमियत से बोली, चाचू के पास। सिया धीमे से बोली, चाचू के पास? बोलते हुए उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। वहीं उनके पास ही खड़ी सानिया जी के चेहरे पर मायूसी छा गई। सिया ने सानिया जी की तरफ देखा तो उनका उदास चेहरा देखकर उसे और भी अजीब लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ करण अपने प्राइवेट जेट में था। उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने कुछ वक्त पहले की कुछ तस्वीरें चल रही थी। एक लड़का और एक लड़की एक खाई के पास खड़े थे। वो लड़का उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके आगे हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था। करण की गाड़ी उस खाई के पास पहुंची और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उन दोनों की तरफ जाने लगा। वो लड़की उस लड़के की तरफ देखकर अपना सिर नामे हिला रही थी। उसने उस लड़के के कंधे पर अपने हाथ रखे और कुछ बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद करण जल्दी से उस लड़के की तरफ बढ़ा, लेकिन वो लड़का उससे भी ज्यादा फुर्ती से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस खाई की तरफ घूम गया। करण ने अपने कदम और भी तेज कर दिए, लेकिन वो वहां पहुंचता उससे पहले ही वो लड़का उस खाई के किनारे पर पहुंच गया और देखते ही देखते उसने उस खाई में छलांग लगा दी। करण जोर से चिल्लाया, हान। एकदम से कांपते हुए करण ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगा। उसकी सांसें बेहद तेजी से बढ़ चुकी थी और एसी में भी उसे पसीना आने लगा था। उसकी आंखों में
एक बार फिर से सिया के लिए नफरत दिखाई देने लगी थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बोला, तुमने मुझसे मेरा वो छीना है जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सिया, कभी माफ नहीं करूंगा। करण ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था और ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वो अपने किसी प्राइवेट विला में नहीं बल्कि सीधा एक अस्पताल में गया जहाँ पर आहान एडमिट था। आहान उसका छोटा भाई जिसे आज से 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, वो भी बेहद बुरी हालत में। आज से 2 साल पहले आहान ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। खाई से छलांग लगाने वाला लड़का कोई और नहीं, आहान था। और उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, सिया थी, जिसे करण ने अच्छी तरह से देखा था, क्योंकि जब सिया आहान को वहां अकेला छोड़कर वहां से जा रही थी तो उसका चेहरा करण की तरफ ही था। हालांकि सिया करण को नहीं देख सकती थी, लेकिन सिया ने करण को अच्छी तरह से देखा था। वो सीधा उस वार्ड में आया जहाँ पर आहान को रखा गया था, जो पूरी तरह से मशीनों से घिरा हुआ था। आहान को देखते हुए करण की सांसें लंबी लंबी चल रही थी। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर आए। करण आहान को देख रहा था और उसे देखते उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। लेकिन अब उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, आपने मुझे यहाँ बुलाया? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? मेरे आहान को कुछ हुआ? डॉक्टर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते हुए देख करण के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। जब अभी भी करण कुछ नहीं समझा तो डॉक्टर ने उसे नीचे की तरफ देखने का इशारा किया। करण ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाकर आहान को देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। आहान की आंखें खुली हुई थी और वो करण की तरफ देख रहा था। आहान को देखते उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आहान की आंखें खुली हुई हैं और उसे होश आ चुका है। करण की आंखों में पानी आने लगा और उसके होठों पर खुशी झलकने लगी। आहान करण की तरफ देखते हुए बोला, मुझे गले नहीं लगाएंगे ब्रो? उसकी बात सुनकर करण ने गुस्से से उसे देखा। खुश तो वो बहुत था, लेकिन आहान को देखते हुए उसकी नाराजगी और गुस्सा जो 2 साल से उसके अंदर दबा था वो भी बाहर आ रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है आहान? तुम्हारे लिए तो वो लड़की सब कुछ है। इसके आगे करण से कुछ बोला ही नहीं गया और आहान ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसकी आंखों के कोरों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों से आंसू बहते देख करण झट से उसके ऊपर आया और उसके गले से लग गया। आहान का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। करण की भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए बोला, तुम्हें पता है तुझे उस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीती थी? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरी सांसें ही छीन ली हों। मैं मर गया था तुझे उस हालत में देखकर। और तूने तूने सिर्फ एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपने अपने भाई, बोलते हुए उसका गला चौक हो गया। आहान ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे हुए थे। वो भी रोते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ब्रो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती। अभी वो बोल ही रहा था कि करण उसके ऊपर से हटा और उसके चेहरे को कसकर थामते हुए बोला, आइंदा ऐसी गलती करने की अगर तूने सोची भी ना आहान, तो तू नहीं, तेरा ये भाई मरेगा और मरने से पहले उस शख्स को मारेगा जिसकी वजह से तूने ऐसा कोई ख्याल भी अपने दिमाग में लाया। बोलते हुए करण की आवाज कांप रही थी। आहान ने रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। डॉक्टर भी उन दोनों को देखकर भावुक हो चुके थे। उन दोनों को अकेला छोड़कर डॉक्टर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में पिछली रात सिया बिस्तर पर थी। वो आज सुकून के कमरे में ही सोई थी, क्योंकि सुकून बार बार करण से मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन करण तो आ नहीं सकता था। सिया भी बेचैनी से बार बार करवट ले रही थी। सुकून को उसने सुला दिया था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उसे सानिया जी से पता चला कि करण का एक छोटा भाई भी है, और सानिया जी से ही उसे उसकी हालत भी पता चली। सिया को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। इतना वक्त हो गया था उसे सानिया जी, कबीर जी को जानते हुए, लेकिन आज तक उन्होंने उनके मुंह से आहान का नाम नहीं सुना था। वहीं आज आहान की हालत और उसका नाम सुनकर ही सिया को उस वक्त से ही बेचैनी हो रही थी। आहान नाम उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता था। उसने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, अगर कुछ वक्त के लिए कॉल कर सकते हो तो प्लीज कॉल कर लीजिए, या फिर एक मैसेज ही कर दीजिए कि आप ठीक है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैसेज टाइप कर उसने करण को वो मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन करण की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बार बार अपने फोन को चेक कर रही थी।
उसका करण के बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। एक तरफ उसकी याद आ रही थी तो दूसरी तरफ अतीत की कुछ यादें उसे पागल कर रही थी। काफी देर तक वो यूं ही करण के मैसेज और फोन का इंतजार करती रही, लेकिन जब आखिरकार करण की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना फोन साइड रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह होते होते उसे नींद आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया में दोपहर का वक्त। करण ने अपने फोन पर वो मैसेज देखा, लेकिन वो मैसेज पढ़ते हुए उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, कितने रंग बदलती हो ना तुम। आज तुम्हें मेरी फिक्र है और कल किसी और की थी, और अब आने वाले कल में किसी और की होने लगेगी। पर तुम्हारी इस पल पल रंग बदलती वाली फितरत में मैं नहीं आऊँगा मिस सिया। अब तुम्हारे हर एक खेल से पर्दा हटेगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी। बोलते उसने अपने फ़ोन को वापस अपनी पॉकेट में डाल दिया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में था और डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। कुछ देर बाद आहान और करण दोनों विला के लिए निकल गए। आहान को 10 दिन पहले ही होश आ गया था। वो कोमा में था, लेकिन उसने डॉक्टर को करण को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। आज का दिन वो वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले थे। सभी टेस्ट और सभी चेकअप कंप्लीट हो चुके थे और अब बस करण को कुछ दवाइयाँ लेनी थी जो कि वीकनेस की वजह से डॉक्टर ने दी थी। करण बहुत ज़्यादा खुश था। पिछले 2 साल से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अधूरी जिंदगी जी रहा हो, लेकिन अब उसकी जान उसका भाई उसके साथ था। वहीं आहान भी करण को देखकर खुश था और अब उसे मुंबई जाने का इंतजार था, जहां वो अपने परिवार से मिलने वाला था और कुछ हिसाब पूरे करने वाला था। इंडिया में सुबह के 10 बजे सिया की आंखें खुली और आंखें खोलते ही उसने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और चेक करने लगी, लेकिन अभी भी ना ही करण का कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज। वो पूरी तरह से खींच गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, माना आप हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन यह भी तो कोई मतलब नहीं हुआ ना कि आप एक मैसेज भी ना करें। आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही है। प्लीज़ एक कॉल तो कर लीजिए। बोलते उसकी आंखें नम हो रही थी। अपने फ़ोन को टेबल पर रखकर उसने अपनी बगल में देखा। सुकून को वहाँ पर ना देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो झट से बेड से उठी और बाथरूम की तरफ गई, लेकिन सुकून बाथरूम में भी नहीं थी। वो जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करते हुए रूम से बाहर निकली। सीढ़ियों के पास आकर उसकी सांस में सांस आई। नीचे हॉल में ही सुकून सानिया जी के साथ खेल रही थी। उसका चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा था। सिया जल्दी से उसके पास आई तो सुकून भागती हुई जाकर उसके गले लगी। सिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुकून उसे देखते हुए बोली, ओहो, मैं तुम्हारी डैड से बात कराना तो भूल ही गई। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से सानिया जी की तरफ देखा तो सानिया जी ने अपनी पलकें झपकाईं, जिसका मतलब था कि सुकून जो बोल रही है वो सच है। मतलब उसने करण से बात की थी। वो जल्दी से बोली, आपने क्या कहा अपने डैड से और उन्होंने क्या कहा? वो कब आएंगे? वो ठीक तो है ना? उन्होंने कहा कुछ मेरे बारे में पूछा? सुकून हंसते हुए बोली, काम डाउन सिया, इतने सवाल कौन करता है? मैं आराम से बताती हूँ ना। बोलते उसने अपना हाथ सिया को दिखाया। सिया सच में बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रही थी। सुकून मुस्कुराते हुए बोली, डैड बिल्कुल ठीक हैं और डैड ने कहा है कि कल सुबह वो वापस आ जाएंगे। अब खुश? उसकी बात सुनकर सिया ने राहत की सांस ली। भले ही करण ने उससे बात नहीं की, लेकिन वो ठीक है और वो कल ही आ जाएगा। इतना ही काफ़ी था उसकी बेचैनी को दूर करने के लिए। सानिया जी उन दोनों के पास आई और सुकून को अपनी गोद में लेकर बोली, अब जाओ, जाकर सावर लेकर आओ। लगता है पूरी रात ढंग से सोई नहीं हो, थोड़ा फ्रेश फील करोगी। सिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर कुछ और करने की बजाय वो पहले बेड पर बैठी और अपने हाथों से बेड को छूते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आपसे मुझे इतना प्यार हो जाएगा कि आपके बिना रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत खड़ूस हैं आप। आपकी अकड़ देखकर आप पर गुस्सा भी आता है और बहुत बार मन किया कि छोड़कर चली जाऊं, लेकिन नहीं जा पाई और अब तो लगता है कभी जाने का सोच भी नहीं पाऊंगी। बस जल्दी से वापस आ जाइए। मुझे हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करना है मिस्टर लूसीफर। मुझे प्यार हो गया है आपसे। बोलते हुए वो मुस्कुराई और कुछ पल बेड पर लेट गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे करण अभी भी उसके बहुत करीब हो। थोड़ी देर बाद वो बेड से उठी और अपने कपड़े लेकर शावर लेने बाथरूम में चली गई। रेडी होकर वो नीचे हॉल में आई और सुकून के साथ अपना वक्त बिताने लगी।
उसे बस जल्दी से जल्दी कल का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ आहान और करण अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे और जेट ऑस्ट्रेलिया से निकल चुका था। कल सुबह तक वो दोनों इंडिया पहुंच जाने वाले थे, जहां आहान 2 साल पहले जो हुआ उस सब के बारे में सोच रहा था। वहीं करण के दिमाग में बस पिछले कुछ दिनों की बातें चल रही थी। सिया और उसकी शादी, उन दोनों के बीच की नोकझोंक और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के करीब आए, और वो पल जो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो उसके जहन से जा ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। एक तरफ आहान के ठीक होने की खुशी थी और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत, जो उसे तब हुई थी जब कनिका उसे छोड़कर गई थी। उस मोहब्बत के दूर हो जाने का गम दिल पर हावी हो रहा था। लेकिन आहान के साथ सिया ने जो किया, उसके बाद उसने अपनी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया था। इंडिया में रात हो चुकी थी और सिया एक बार फिर से सुकून को लेकर बिस्तर पर आ चुकी थी। सुकून आज भी करण से बात करने की जिद कर रही थी, लेकिन उसे अपनी बातों में उलझाकर सिया ने उसे सुला ही दिया था। उसके सोने के बाद सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन तो उसका आज भी करण के बिना नहीं लग रहा था, लेकिन एक उम्मीद थी सुबह की, कि कल की सुबह करण को उसके पास लेकर आएगी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो सो चुकी थी। अगली सुबह द डिवाइन मिला। एक गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसमें से करण बाहर निकला। सिया सुकून को अभी अभी ब्रेकफास्ट करवा कर हाल में लेकर आई थी और उससे बात कर रही थी, ताकि आहान के बारे में कुछ और जान सके। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और सिया ने झट से दरवाजे की तरफ देखा। सामने करण को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सुकून ने करण की तरफ देखा तो जल्दी से भागती हुई उसके पास आई। सानिया जी और कबीर जी भी अभी अभी नाश्ते से फ्री होकर सोफे पर आकर बैठे थे। करण को अपने सामने देखकर वो भी अपनी जगह से खड़े हो गए। सुकून को करण ने अपनी गोद में उठा लिया। सुकून करण की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए डैड? आपको पता है ना, मुझे आपका यूं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी आपने जाने से पहले मुझे नहीं बताया। मैं आपसे इकट्ठी हो जाती, लेकिन सिया ने मुझे बताया कि आपको ज़रूरी काम है, इसलिए अब मैं आपसे इकट्ठी नहीं हो रही। लेकिन अगर आप दोबारा कभी मुझे बिना बताए कहीं गए, तो मैं पक्का आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। करण उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अब मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा प्रिंसेस। सुकून उसके गले लग गई और बोली, आई लव यू डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। करण ने भी उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसे चूमते हुए बोला, डैड ने भी आपको बहुत मिस किया। सिया उन दोनों को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि सुकून की तरह वो भी करण के गले लग जाए। कबीर जी और सानिया जी भी करण और सुकून के पास आए। सानिया जी करण को देखते हुए बोली, तुमने जाने से पहले हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा? करण सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसकी बात जैसे ही खत्म हुई, दरवाजे पर एक बार फिर से कदमों की आहट हुई और आहान दरवाजे से होता हुआ अंदर आया। आहान को देखकर सानिया जी और कबीर जी की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं सिया भी अपनी जगह खड़ी सुन रह गई। उसके हाथ पैर एकदम से ढीले हो गए। सुकून ने आहान को देखा तो जल्दी से करण की गोद से नीचे उतरी और आहान की तरफ भाग गई। सानिया जी और कबीर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सानिया जी भी जल्दी से आहान की तरफ भाग गईं। सुकून जैसे ही आहान के पास आई, आहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। सुकून भी उसे चिपक चुकी थी। हालांकि आहान के साथ उसने बहुत कम वक्त बिताया था, लेकिन सानिया जी जब आहान की तस्वीरों से बातें करती रहती थी, तो सुकून को अपने आप ही आहान से अटैचमेंट हो गई थी। सानिया जी भी आहान के गले से लग गई और रोने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका आहान सही सलामत उनके सामने खड़ा है। जब से आहान कोमा में गया था, तब से ही उनके दिल को एक उम्मीद थी कि आहान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही थी। कबीर जी भी आहान के पास आ गए और रोते हुए उसे देखने लगे। सान्या जी आहान के गले से लगकर रोते हुए बोली, क्यों किया तूने ये सब? क्या तुझे हम सब की कोई फिक्र नहीं थी? वो रोते हुए बोल रही थी। आहान भी रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मुझसे गलती हो गई। सानिया जी रोते हुए आहान से अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें, बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा। रोते हुए वो शिकायत कर रही थी और एक बार फिर से वो आहान के गले लग गई, जहाँ आहान
सानिया जी और कबीर जी तीनों एक दूसरे से लगे हुए थे, एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे। वहीं करण की नजरें सिया पर थी और सिया भी करण को देख रही थी। करण की नजरों में बेहिसाब गुस्सा था और नफरत थी, और सिया बेचैन हो रही थी उनके पास जाने के लिए। लेकिन अभी उसके सामने जो हो रहा था उसे देखते हुए उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। आहान को अपने सामने देखकर वो भी हैरान थी। सानिया जी और कबीर जी आहान से अलग हुए तो आहान की नज़र सामने सिया पर गई। वो भी सिया की तरफ देखता ही रह गया। सिया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, जिससे करण का हर शक यकीन में बदल रहा था। अचानक से आहान सिया की तरफ देखते हुए बोला, सिया। उसका सिर्फ इतना ही बोलना था कि सिया भागते हुए आहान के पास आई और उसके गले लग गई। वो रोते हुए बोली, भाई आप। जैसे ही उसने भाई शब्द बोला, करण की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हैरानी से सिया और आहान को देखने लगा। आहान ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके हाथ सिया की पीठ पर थे। सिया रोते हुए बोली, आप जिंदा हो? आहान रोते हुए ही बोला, जिसके पास तुम्हारी जैसी बहन हो उसे कहाँ कुछ हो सकता है। उसकी बात सुनते हुए सिया उससे अलग हुई। सिया रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत शिकायतें हैं मुझे आपसे। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। आहान ने सिया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। करण हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उन दोनों का एक दूसरे को भाई बहन कहना उसके होश उड़ा रहा था। आहान सिया के माथे को चूमकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सिया, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर सिया एक बार फिर से उसके गले लग गई। कुछ पल यूं ही वो दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोते रहे। थोड़ी देर बाद आहान ने सिया को खुद से अलग किया और हैरानी से उसे देखने लगा। सिया भी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। आहान ऊपर से नीचे उसे देख रहा था। इस वक्त सिया ने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में शादी वाला चूड़ा था और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आहान हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुमने शादी कब की? तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं था और तुमने शादी कर ली? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी शादी की हर रस्म मैं। बोलते बोलते वो रुका और फिर हैरानी से करण की तरफ देखने लगा, जो खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। उसकी धड़कनें जैसे उसके दिल पर भारी हो रही थी। करण को देखने के बाद आहान ने दोबारा सिया की तरफ देखा और एकदम एक्साइटेड होकर बोला, सिया तुम मेरी भाभी बन गई? सिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अगले ही पल आहान ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। सिया एकदम हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने हाथ आहान के कंधे पर रख दिए। करण बस उन दोनों की तरफ देखता ही रह गया। आहान खुश होते हुए बोला, सिया तुम मेरी भाभी बन गई। बोलते हुए वो सिया को गोल गोल घुमा रहा था। सिया डरते हुए बोली, भाई प्लीज मुझे नीचे उतारिए। लेकिन आहान तो जैसे अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था। जब सिया को चक्कर आने लगे और खुद आहान का भी सर भारी होने लगा, तो उसने सिया को नीचे जमीन पर उतारा और उसके हाथों को पकड़कर अपने होठों के पास लाकर चूमते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा सिया, तुम मेरी भाभी बन गई। तुम्हें पता है कनिका के जाने के बाद मैं यही सोचता था कि काश करण ब्रो की शादी तुमसे हुई होती, लेकिन फिर मैं सोचता था कि शायद यह होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि करण ब्रो और तुम दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन अब तुम दोनों को एक साथ देखकर तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। सिया भी मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरें बार बार कर्ण पर जा रही थी, जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आहान ठीक हो चुका है, बाकी सब भी एकदम सही लग रहा था, तो करण के एक्सप्रेशन ऐसे क्यों थे। आहान ने अचानक से अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरा सिर दर्द होने लगा है। आहान की बात सुनकर करण जल्दी से उसके पास आया, लेकिन उससे पहले ही सिया ने आहान को संभाल लिया था। करण उसे देखता ही रह गया। सिया उसे लेकर सोफे के पास आई और उसे बिठाकर खुद उसके पैरों के पास घुटने के बल बैठ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोली, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है भाई, आपको आराम करना चाहिए। आहान हंसते हुए बोला, लेकिन खुशी ही ऐसी है कि सेलिब्रेट किए बिना मैं रह नहीं पाया सिया। बोलते हुए उसने करण की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट चॉइस ब्रो। सुकून तुरंत से बोली, यही बात तो मैं समझाती रहती हूँ डैड को, लेकिन समझते ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। सबके चेहरे खिले खिले थे, लेकिन करण अभी भी एक्सप्रेशन लेस था।
वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और अपने कमरे में चला गया। सबने हैरानी से उसे जाते देखा। सानिया जी आहान के पास आई और बोली, आजा, मैं तुझे तेरे कमरे में लेकर चलूं। आहान ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और सानिया जी और कबीर जी के साथ वहां से चला गया। सुकून भी उनके साथ साथ ही आहान के कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद सिया ने ऊपर अपने और करण के रूम की तरफ देखा। वो किचन की तरफ आई और एक सर्वेंट को जूस बनाकर आहान के कमरे में लेकर जाने के लिए कहा और उसने खुद करण के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि करण ब्लैक कॉफ़ी ही पीता था। वहीं करण अपने कमरे में आया और अपने सिर पर हाथ रखकर कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही एक वहम बन गई हो। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो सीन चल रहा था जिसमें आहान ने उस खाई में छलांग लगाई थी, और छलांग लगाने से पहले वो सिया के सामने घुटनों के बल बैठा था और सिया के आगे हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था। सिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कुछ बोली और तेज कदमों से वहां से चली गई। वो सब देखने के बाद उसे ऐसा ही लगा जैसे आहान जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था उसके लिए उसने सुसाइड की। वो लड़की सिया ही थी, क्योंकि उसने सिया के साथ आहान की बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी थी जो आहान के फ़ोन में थी। उन पिक्चर्स में आहान और सिया दोनों ही बहुत खुश दिखाई देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सिया को एक लड़के के साथ एक होटल में जाते भी देखा था। करण धीमे से बोला, क्या मैंने सिया को गलत समझा? उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और सिया अपने हाथों में ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोली, किसे गलत समझ लिया आपने मिस्टर लूसीफर? बोलते हुए उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। करण को उसने कितना मिस किया वो सिर्फ वही जानती थी। और जब से करण वापस आया था तब से एक बार भी करण ने उसे नॉर्मल नज़रों से नहीं देखा था। बस जब देखा तब या तो गुस्से भरी नज़रों से या हैरानी भरी नज़रों से। उसने ट्रे को टेबल पर रखा और करण के सामने आकर खड़ी हो गई। करण अभी भी हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन सिया बिना कुछ कहे ही सीधा उसके सीने से लग गई और बोली, लव यू मिस्टर लूसीफर, मैंने आपको बहुत मिस किया। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। करण का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सिया बोली, आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मिस्टर लूसीफर, आपकी धड़कनों ने ही सब कुछ कह दिया। आपने भी मुझे मिस किया ना? मैं जानती ही थी, अगर प्यार मुझे हुआ है तो आप भी इस प्यार से कैसे ही बच सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बोलते हुए वो करण से अलग हुई और उसे देखने लगी। करण अभी भी सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। सिया उसे देखते हुए बोली, आपको कम से कम मुझसे एक बार बात करके तो जाना चाहिए था ना। आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी और सुकून को मनाना मेरे लिए कितना मुश्किल था। अगर आप बात करके जाते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना। लेकिन आप तो, खैर कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं ना तो सब ठीक है। और आप अकेले नहीं आए, आहान भाई को अपने साथ लेकर आए हैं। आप सोच नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। मुझे लगा शायद वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए। बोलते बोलते वो रुक गई थी। उसका गला भर आया था, जो करण ने भी महसूस किया। सिया एक बार फिर से झट से उसके सीने से लग गई और बोली, मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से करण ने उसकी कोहनियों पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से अलग किया। सिया हैरानी से उसे देखने लगी। करण एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखते हुए उससे बिल्कुल अलग हुआ और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। सिया बस उसे जाते देखती रह गई। वो मनी मन बोली, पूरे 3 दिन बाद आप आए और आपने एक लफ्ज भी मुझसे नहीं कहा। पहले कम से कम लड़ते थे, झगड़ते थे, मुझे ताने देते थे, 4 बातें सुनाते थे, लेकिन बोलते तो थे। पर आज तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों मिस्टर लूसीफर? आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं? मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। करण तेज कदमों के साथ मेंशन से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। सिया अपने आंसू साफ कर नीचे आई और आकर आहान के रूम में चली गई, जहाँ पर सब बैठे थे। कुछ देर उसने आहान के साथ टाइम स्पेंड किया और सुकून और आहान की बातें सुनती रही। शाम होने ही वाली थी, सब बातें करने लगे। सिया खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। उसने खुद अपने हाथों से सारा खाना बनाया, वो भी आहान की पसंद का। बार बार उसकी नजरें बाहर की तरफ जा रही थी, ताकि अगर करण वापस आए तो वो उसे देख सके।
लेकिन उसने पूरा खाना भी बना दिया और करण अभी तक वापस नहीं आया था। सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। सुकून आज आहान के साथ सोने वाली थी। सिया का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका मन तो बस करण में अटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ करण क्लब में बैठा था और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। लगभग से 3 बोतल वो खत्म कर चुका था और चौथी बोतल चल रही थी। उसका हाथ उसके माथे पर था और उसकी आंखें बेहद लाल थी। वो अपने शराब से भरे हुए गिलास की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने सिया को गलत समझा। मुझे लगा कि आहान की हालत की जिम्मेदार वो है। मैंने उसे क्या क्या नहीं कहा, कितना बुरा भला बोला। वो हमेशा मुझसे बोलती रही कि उसे उसकी गलती बताऊं, लेकिन उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। मैंने कितना हर्ट किया उसे। प्यार करता हूं मैं उसे, लेकिन फिर भी उसे नफरत करने के दावे करता रहा। उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाया। मिस्ट्रेस बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। आज उसे अपना दिल बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। उसने अपनी चौथी बोतल को भी अपने होठों से लगाया और एक ही सांस में वो सारी बोतल खत्म कर दी। खाली बोतल उसने पटकते हुए काउंटर पर रखी और बोला, नहीं, बहुत कर ली मैंने गलतियां। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। वो मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, इसलिए मुझे छोड़कर गई थी। वैसे भी उसे तो जाना ही था। मैं उसके लायक जो नहीं हूँ, तो अब मैं खुद से दूर भेजूंगा। उसे आजाद कर दूंगा हर रिश्ते से। बोलते हुए उसने उसे खाली बोतल को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। एक पल में वो सारा कांच चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल होने लगी थी। काउंटर पर बैठा लड़का जल्दी से उसके पास आया, लेकिन करण ने उसे भी जोर से धक्का दिया और बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ क्लब से बाहर निकला। अपनी गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस से द डिवाइन विला में आया। सिया अभी तक जाग रही थी। वो बालकनी में खड़ी थी ताकि करण आए तो वो उसे देख सके। बाहर से गाड़ी अंदर आते हुए देख उसकी सांस में सांस आई, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और करण लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर निकला, उसकी सांसें एक बार फिर से थम गईं। वो जल्दी से रूम से बाहर की तरफ भागी और मेंशन के बाहर दरवाजे पर ही लड़खड़ाता हुआ करण उसके ऊपर गिरने को हुआ, लेकिन सिया ने जल्दी से उसे अपने हाथों से संभाल लिया। खुद को सिया पर झुका हुआ महसूस कर करण सीधा खड़ा हुआ। हालांकि उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ? सिया उसे देखते हुए बोली, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? आहान भी घर आ गया है, तो अब आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है? करण अपने कदमों पर लड़खड़ाते हुए उसे बेहद नशीली आंखों से देखते हुए बोला, आहान आ गया है तो क्या हुआ? अब तुम जाने वाली हो तो क्या करूं? तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? ये शराब पीऊंगा तो तकलीफ कम होगी। उसकी बातें सुनते हुए सिया हैरान हो गई थी। करण ने उसे खुद से दूर किया और बोला, जाओ जाओ, तुम भी मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बुरा हूँ। बोलते हुए वो एक बार फिर से लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर जाने लगा, लेकिन जोर से दरवाजे पर गिरा। सिया ने जल्दी से उसे संभाला। करण दरवाजे के साथ लगकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, पर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। इसलिए जाओ मुझसे दूर। बोलते हुए वो एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके लड़खड़ाने से पहले ही सिया ने उसे संभाल लिया और उसे दरवाजे से लगा दिया। करण और सिया दोनों की नजरें अब एक दूसरे पर थीं, और जहाँ करण की सांसें बहुत ज्यादा तेज थी, वहीं सिया की धड़कनें भी कम नहीं थी। करण कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सिया ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। दोनों की नजरों की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। सिया बेहद धीमे से बोली, बार बार मत कहिए वही बात जो दिल को तकलीफ दे। मैं जानती हूँ आप बोलते हैं कि आप नफरत करते हैं मुझसे, वो भी बेइंतहा, लेकिन नहीं है आपको मुझसे नफरत। आप अपने दिल की बात समझे या ना समझे, मैं आपको और आपके दिल की बात दोनों को समझती हूँ। मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो रही थी। करण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसका हाथ खुद से हटाया और बोला, क्यों नहीं जाओगी? सिया तड़प कर बोली, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे, वो भी बेइंतहा। तो कैसे जाऊं आपसे दूर? मैं नहीं जा पाऊंगी।
मैं अब नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, करण बेहद गहरी आवाज में बोला। लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया उसकी इस बात पर हैरान हो रही थी, क्योंकि आज तक करण ने यह बात उससे कभी नहीं कही थी, बल्कि वो हमेशा सिया को नीचा दिखाता था। लेकिन आज वो खुद को गलत बोल रहा था। करण की आंखें बंद होने लगी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। सिया ने उसे संभाला और उसे लेकर नीचे जमीन पर बैठ गई। करण ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया। सिया ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे खुद के बिल्कुल करीब कर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर करण के चेहरे पर गिरे। करण ने अपना हाथ सिया के गाल पर रखा और उसके आंसू साफ करने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्लीज रो मत। सिया रोते हुए बोली, तो क्यों रुला रहे हैं आप मुझे? तो मत रुलाइए ना। करण मायूसी से बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ, छोड़कर चली जाओ मुझे। मेरे साथ रहोगी तो सिर्फ आंसू ही मिलेंगे, प्यार तो शायद कभी भी। वो बोल ही रहा था कि सिया ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। करण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे अपने होठों से उसका हाथ हटाया। उसकी नजरें सिया के होठों पर थी, जो हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। सिया की नजरें भी उसके होठों पर टिक गईं। करण ने सिया के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को खुद के चेहरे पर झुकाने लगा। कुछ पल बाद सिया के होंठ करण के होठों पर थे और करण ने उन्हें कैप्चर करते हुए सिया को चूमना शुरू कर दिया। सिया का हाथ भी करण के कंधे पर था और वो भी उसे बेहद शिद्दत से चूम रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।